हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों रीट एसएसटी के इस लेक्चर में हम बात करेंगे थार के मरुस्थल के विषय में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं रीट एसएसटी की यूनिट नंबर 8 और इसके अंदर हम देख रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश। देखिएगा दोस्तों, ये जो थार का मरुस्थल है वैसे तो हमारे राजस्थान का पार्ट है और राजस्थान में हम इसे बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं और वहीं पर हम इसे सारा देखेंगे, लेकिन भारत के संदर्भ में जितनी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं वो सारी अपने यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जो कुछ हमारे लिए भारत की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत के भूगोल के अंदर देखिएगा यहाँ पर दे रखा है भू आकृति प्रदेश और यहाँ पर देखिएगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश भी दे रखे हैं। तो थार का जो मरुस्थल है वो राजस्थान का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत डिटेल में अपनी यहाँ पर देखेंगे, लेकिन भारत के संदर्भ में जो भारतीय दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस लेक्चर में अपने जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों छोटा सा वीडियो है तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले भू आकृतिक प्रदेशों को दोहरा लेते हैं, कौन कौन से भागों में हमने बांटा था। अध्ययन की दृष्टि से भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेशों में हमने बांटा था। एक था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा विशाल मैदान पढ़ चुके हैं अपने थार का मरुस्थल को आज अपने देखने वाले हैं। दक्षिण का पठार, तटीय मैदान और द्वीपीय प्रदेश थे, इन सभी के विषय में हमें पढ़ना था, ये अपने पढ़ चुके हैं। विशाल मैदान अपने देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे थार के मरुस्थल के विषय में। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, ये हमारा थार का मरुस्थल है। विशेषतः पश्चिमी जो हमारा राजस्थान है ये हमारी अरावली पर्वतमाला रहेगी। दोस्तों अरावली पर्वतमाला के पश्चिम के अंदर ये वाला जो पार्ट आ गया ये सारा का सारा थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। दोस्तों तो थार का मरुस्थल राजस्थान के अंदर है, विशेषतः भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसी के विषय में आज अपनी बात करने वाले हैं। दोस्तों तो देखिएगा मानचित्र के रूप में हम यहाँ बात करें तो ये हमारा देखिएगा ये सारी की सारी अरावली रेंज रहेगी। इस अरावली रेंज के इधर का ये जो हिस्सा है ये सारा का सारा जो हमारा है थार के मरुस्थल में आता है। दोस्तों इसमें देखिएगा बाप है, पोखरण है, जैसलमेर है, जोधपुर है, डीडवाना है, यहाँ पर खारे पानी की बहुत सारी झीलें भी हैं। दोस्तों ये जो सारा पंचभद्रा हो गया, थोब हो गया, ये जो सारा का सारा ये जो हिस्सा है ये पश्चिमी राजस्थान जो है हमारा भारत के अंदर जो है हमारा थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसी के विषय में हमने पढ़ना है। यही मानचित्र आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम राजस्थान के विशेषतः इस हिस्से के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो कि थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों तो यहाँ सबसे पहले हम थार के मरुस्थल को देख लेते हैं। थार का मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में विस्तृत है, यानी ये कहाँ है, इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी जो लोकेशन रहेगी वो पश्चिमी राजस्थान में है। दोस्तों और आगे देखिएगा इस क्षेत्र की आधारभूत चट्टानें जो हैं वो दक्षिण के पठार का ही विस्तार मानी जाती हैं। विशेषतः क्या कहा हमने, इस क्षेत्र की जो आधारभूत चट्टानें हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विशेषतः हम ऐसा कह रहे हैं इसमें थार के मरुस्थल की जो नीचे की जो चट्टानें हैं वो विशेषतः दक्षिण के पठार की ही है। दोस्तों क्योंकि यहाँ रेगिस्तान में हमें पहाड़ भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों तो क्या कहा हमने कि इसकी जो आधारभूत जो नीचे की चट्टानें हैं वो दक्षिण के पठार का ही विस्तार माना जाता है, इसलिए इसे प्रायद्वीप भारत के अध्ययन में भी शामिल किया जा सकता है। हम इसे वहाँ भी पढ़ सकते हैं और कुछ विद्वान वहाँ पर इसे शामिल भी करते हैं, लेकिन इसकी विशेषताएं अलग हैं, इसकी लोकेशन अलग रहेगी, इसकी जो भू आकृति है, वहाँ की भौतिक स्थलाकृतियाँ हैं वो बाकियों से भिन्न है, इसलिए थार के मरुस्थल को अपने अलग रूप में भी पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ वापस दोहरा देता हूँ कि इसकी जो चट्टानें हैं, इसके नीचे की जो चट्टानें हैं वो दक्षिण के पठार का ही विस्तार मानी जाती है, इसलिए हम उसमें भी इसको शामिल करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों आगे अपने बात करें, विशाल मैदान के साथ साथ इसकी निरंतरता के कारण इसे गंगा सतलज के मैदान के अंग के रूप में भी अध्ययन किया जाता है। दोस्तों क्योंकि ये गंगा सतलज के मैदान के साथ में ही है, वहीं से लगा हुआ है, इसके साथ में इसकी निरंतरता के कारण ही इसे वहाँ भी पढ़ा जा सकता है। तो हम इसे प्रायद्वीपीय पठार के साथ में भी पढ़ सकते हैं, दक्षिण के पठार के साथ में भी पढ़ सकते हैं और गंगा सतलज के मैदान के अंग के रूप में भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों किसी भी रूप में इसको बांटा जा सकता है। दोस्तों आगे अपने बात करें, ये हमारा मानचित्र था, इसी के विषय में अपने पढ़ रहे थे, जो कि हमारा थार का मरुस्थल रह गया। वैसे तो ये जो देखिएगा दक्षिण का पठार है, उसी की जो इसके नीचे की जो चट्टानें हैं, मूलभूत जो चट्टानें हैं वो दक्षिण के पठार से ही संबंधित है, इसलिए वहाँ भी अपने पढ़ सकते हैं और गंगा सतलज के मैदान के रूप में भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों
इसके बाद में हम बात करते हैं थार के मरुस्थल की उत्पत्ति के विषय में। थार के मरुस्थल की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई, तो ये माना जाता है कि इस क्षेत्र की जो जलवायु है जो आज है वैसी नहीं थी। पहले ये आर्द्र हुआ करती थी, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे यहाँ पर शुष्कता जो है वो बढ़ती चली गई और एक दिन ऐसा आया कि ये क्या बन गया, शुष्क मरुस्थल के रूप में बन गया। आज जिसे हम शुष्क मरुस्थल देखते हैं वहाँ की जलवायु पहले आर्द्र हुआ करती थी। दोस्तों जैसलमेर के निकट जो है वुड फॉसिल पार्क इसका प्रमाण माना जाता है कि यहाँ की जलवायु पहले आर्द्र थी। क्या कहा हमने, देखिए जैसलमेर में जो आक्कल गांव के अंदर वुड फॉसिल पार्क है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से हमें प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ करोड़ों वर्ष पहले विशाल वृक्ष हुआ करते थे, क्योंकि ये विशाल वृक्ष के मिट्टी में दबे हुए अवशेष हमें मिले हैं। दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि ये पेड़ यहाँ पर कहाँ से आए, इतने विशाल वृक्ष कहाँ से आए, क्योंकि यहाँ देखिएगा आज की कंडीशन में हम देखें तो इतने विशालकाय वृक्ष यहाँ पर नहीं होते हैं, छोटे वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं जो कि मरुस्थलीय वनस्पतियाँ हैं, जीरोफाइट से वही हमें यहाँ पर मिलती हैं। लेकिन जैसलमेर के निकट जो आक्कल वुड फॉसिल पार्क है वहाँ पर हमें वहाँ देखिए करोड़ों वर्ष पहले के विशाल वृक्षों के अवशेष जो है मिट्टी में दबे हुए मिले हैं, जिस आधार पर यह माना जाता है कि यहाँ की जलवायु पहले आर्द्र होगी। दोस्तों आक्कल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है, जैसलमेर में है। तो ये प्रश्न जो बहुत बार पूछा जा सकता है दोस्तों, इसे आपको विशेषतः याद रखना है। दोस्तों ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अवशेषों के रूप में ये आक्कल वुड फॉसिल पार्क है दोस्तों, जहाँ से हमें क्या हुआ है कि जो विशालकाय जो वृक्ष हैं उनके अवशेष मिले हैं, उसी के आधार पर जो है इसकी जलवायु आर्द्र मानी जाती है। दोस्तों आगे अपनी बात करें कि ये क्षेत्र पहले बहुत ही उपजाऊ हुआ करता था, क्योंकि अभी हमने बात की ये एक ऐसा था आर्द्र था और यहाँ भी बड़ी बड़ी नदियां बहती थी, जिसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। दोस्तों सरस्वती नदी के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। दोस्तों तो क्या कहा हमने, यह भाग भी पहले बहुत ही उपजाऊ हुआ करता था और यहाँ भी बड़ी बड़ी नदियां बहती थी, किंतु भूगर्भिक हलचलें हुई और भूगर्भिक हलचलों के कारण ये जो क्षेत्र है ये क्या हो गया, ऊपर उठ गया। दोस्तों ये क्षेत्र क्या हो गया, ऊपर उठ गया, यानी आंतरिक दबाव के कारण, इंटरनल फोर्सेस के कारण जब देखिएगा दबाव पड़ा तो ये क्षेत्र क्या हो गया, ऊपर उठ गया और इसके कारण जो यहाँ का जल प्रवाह क्षेत्र था वो या तो गंगा में मिल गया या फिर वो किस में मिल गया, सिंधु नदी तंत्र में मिल गया। दोस्तों उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा शुष्कता बढ़ती चली गई। दोस्तों हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये पहले उपजाऊ भाग हुआ करता था, आर्द्र था, यहाँ पर भी बहुत सारी नदियाँ बहती थी, हमेशा से ये ऐसा नहीं था। लेकिन भूगर्भिक हलचलों के कारण इस क्षेत्र का देखिए ऊपर उठ जाना, ये क्षेत्र क्या हो गया, बाकी क्षेत्र से ऊपर उठ गया। इसके कारण जो इसका जो जल प्रवाह यहाँ हुआ करता था वो परिवर्तित हो गया, या तो वो गंगा नदी में मिल गया या फिर वो सिंधु नदी के अंदर मिल गया, जिसके कारण क्या हो गया, यहाँ पर शुष्कता धीरे धीरे बढ़ती चली गई। दोस्तों और ये आज के अपने रेगिस्तान के रूप में देखते हैं। लाटूस एक देखिए विद्वान है, वो कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में बालू की उपलब्धि के विषय में जो बताते हैं कि यहाँ की जो ये जो बालू मिट्टी है वो यहाँ दक्षिणी पश्चिमी झंझावतों के द्वारा लाई गई है। दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी जो झंझावत है उसी के कारण यहाँ पर ये जो बालू मिट्टी आ गई और राजस्थान के अधिकांश भागों के अंदर जो ये मिट्टी है वो जमा हो गई, ऐसा कहते हैं लाटूस नामक जो विद्वान है, वो बालू के संबंध में बताते हैं। तो फिर यहाँ पर अगर ये आर्द्र था तो इतनी बालू यहाँ पर कहाँ से आई, तो बालू यही बताया जाता है कि दक्षिणी पश्चिमी झंझावतों के द्वारा लाई गई और राजस्थान के अधिकांश भागों में जमा हो चुकी है। दोस्तों तो जलवायु की शुष्कता इस क्षेत्र को मरुस्थलीय रूप देने में सबसे प्रभावशाली कारक माना जाता है। वैसे तो इसके मरुस्थल होने के बहुत सारे कारण माने जाते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में जैव विविधता की दृष्टि से, क्योंकि विश्व के जितने मरुस्थल हैं उसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता इसी मरुस्थल में पाई जाती है। दोस्तों तो यहाँ की जलवायु की शुष्कता ही इसे मरुस्थल बनाने के अंदर सबसे मुख्य कारण माना जाता है। दोस्तों आगे अपनी बात करते हैं इसकी भौगोलिक विशेषताओं के विषय में। तो यहाँ की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी लोकेशन रहेगी, यह मरुस्थल अरावली पर्वत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में सिंधु के मैदान तक विस्तृत है। कहाँ तक विस्तृत है, सिंधु के मैदान तक विस्तृत है। दोस्तों थार का मरुस्थल एक निम्न भूमि का प्रदेश है। कैसा प्रदेश है, निम्न भूमि का प्रदेश है और यहाँ लगभग 150 से 380 मीटर तक ऊंचा है और 640 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर क्या है, ये चौड़ा है। दोस्तों ये क्या कहा हमने, 150 से 380 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, बहुत ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है। दोस्तों लंबाई की बात करें तो 640 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर
चौड़ा ये हमारा क्षेत्र रह जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा तेज़ हवाएं चलती हैं, वायुदाब काफ़ी निम्न भी रहता है गर्मियों के अंदर। और यहाँ बालू का स्तूप आपको विशेषता मिल जाएंगे। बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं वो सारी बातें अपने राजस्थान के अंदर अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पर इससे क्या होता है, रेत के टीलों का निर्माण होता है। तेज हवाएं जो हैं बालू का स्तूप बनाती हैं, रेत के टीलों का निर्माण करती हैं। ये टीले स्थानांतरित होते रहते हैं दोस्तों। बाकियों जो हमारे भौतिक प्रदेश रह गए, जैसे पहाड़ हैं वो एक जगह स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कोई एग्जैक्ट लोकेशन अपनी नहीं कह सकते रेत के टीलों की, क्योंकि यहाँ जो टीले पाए जाते हैं वो स्थानांतरित होने वाले होते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा इन टीलों के बीच बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिल जाती है। जैसे मान लीजिएगा ये रेत के टीले हैं, ये रेत के टीले हैं, तो बीच में ये जो निम्न भूमि हमारी बच गई इसे तल्ली कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, तल्ली। दोस्तों देखिएगा भौगोलिक विशेषताओं के अंदर इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। विशेषता क्या कहा हमने कि कहीं कहीं इन टीलों के बीच में निम्न भूमि भी हमें मिलती है, जिसे हम तल्ली कहते हैं। और इस तल्ली के अंदर जब वर्षा का जल भर जाता है तो ये अस्थायी झीलें बन जाती है। अस्थायी ही है क्योंकि यहाँ पर जो पानी है उसका स्रोत जो है वो बारिश ही है दोस्तों। बारिश आएगी तो पानी आता है, तो अस्थायी झीलें बन जाती हैं, जिन्हें हम ढांड या रन के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो देखिएगा ढांड या रन किसे कहते हैं, अस्थायी झीलें हैं जो तल्ली के अंदर बनती हैं, जो टीलों के बीच में निम्न भूमि होती है उसे अपने तल्ली कहते हैं। जब देखिएगा ये हमारे रेत के टीले थे, इसकी जो बीच की जो भूमि रह गई जिसे हमने तल्ली कहा था, वर्षा का जल भर गया, जल भरने के कारण ये अस्थायी झीलें बनी, इन्हें हम ढांड या रन के नाम से जानते हैं दोस्तों। आगे अपनी बात करें, यहाँ खारे पानी की झीलें आपको सबसे ज़्यादा यहीं मिलेगी। यहाँ सांबर है, यहाँ लूणकरणसर है, डीडवाना है, पंचभद्रा है, पंचभद्रा जैसी ये सारी की सारी खारे पानी की झीलें यही हैं। और इनसे देखिएगा नमक भी तैयार किया जाता है, यहाँ नमक का उत्पादन भी किया जाता है दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो हवाएं हैं वो काफ़ी गर्म हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर गहन निम्न दाब बन जाता है, जो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की तीव्रता को बढ़ाता है दोस्तों। इस बात को यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जैसे ये हमारा जो भारत का क्षेत्र रह गया, हमारे राजस्थान के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर तेज गर्मी पड़ने के कारण यहाँ पर जो है वो वायुदाब बहुत ही कम हो जाता है। जितना तापमान ज़्यादा होगा उतना ही वायुदाब कम होगा दोस्तों। वापस दोहरा रहा हूँ, जितना तापमान ज़्यादा होगा उतना वायुदाब कम होगा, और तापमान कम होता है तो वायुदाब ज़्यादा होता है। तो इस रेगिस्तान की अपेक्षा ये जो हमारा समुद्र रह गया, अरब सागर रह गया, यहाँ पर तापमान इसकी अपेक्षा कम होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर वायुदाब ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखिएगा एयर प्रेशर है वो क्या हो गया, यहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। देखिएगा दोस्तों क्या कहा मैंने, हवा है जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, और वायुदाब तापमान का विपरीत होता है। यानी समुद्र में तापमान क्या है, कम है अपेक्षाकृत, तो वहाँ पर वायुदाब ज़्यादा हो गया। और हमारे जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर तापमान ज़्यादा है, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर जो वायुदाब है वो कम हो गया, इसलिए ये जो हवाएं हैं वो इधर से चलनी शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार से ये हवाएं इधर से चलती हैं, जिसे हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। ये ही जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून को तीव्रता प्रदान करता है और उसे आकर्षित करने का कार्य करता है। यही हमारा एक हॉटस्पॉट है जिसके कारण मानसून आता है। विशेषता अपने ऐसा मान करके चलते हैं दोस्तों। आगे जलवायु में भी अपने इसके विषय में और बात करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ देखिएगा कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, यहाँ भी बहुत सारे खनिज हैं, जैसे कि अब्रक हो गया, जिप्सम हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, कोयला हो गया, तांबा हो गया, घिया पत्थर है, संगमरमर, इमारती पत्थर, रॉक फॉस्फेट, फेल्सपार, खनिज तेल यहाँ पर ही है मुख्यतः। प्राकृतिक गैस भी यहाँ पर ही है दोस्तों। तो ये जो सारे खनिज हैं वो यहाँ पर देखिएगा थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं, इसलिए खनिजों की दृष्टि से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पाकिस्तान के साथ में ये सीमा लगाता है, पाकिस्तान की सीमा यही बनाता है, इसलिए जो है इसका एक सुरक्षात्मक महत्व भी हम देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगली क्लास के अंदर हम दक्षिण के पठार के विषय में बात करेंगे। टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर ही ली होगी, नहीं करी है तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही एग्जाम नज़दीक होंगे तो आपको और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। हमेशा की तरह इस क्लास की जो PDF है छोटी सी है, लेकिन आपको वो भी मिल जाएगी हमारी या तो टेलीग्राम चैनल पर या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो और हमारे साथ ही जुड़ करके आप तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।
को और बेल आइकन दबा देना ताकि क्लास आते ही तुरंत प्रभाव से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।